नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी एक परिचय। महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है, भारतीय राजनीतिक चिंतक की श्रृंखला में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। न केवल भारतीय अपितु प्रतिनिधि, अगर हम विचारकों की बात करते हैं विश्व के, तो महात्मा गांधी का नाम भारत से उभर कर आता है। महात्मा गांधी जिन्होंने अपने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से न केवल भारत को आज़ादी दिलवाई, अपितु उन्होंने एक ऐसा दर्शन, एक जीवन पद्धति प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य नागरिकों को संस्कारी बनाते हुए राज्य को ग्राम राज्य की ओर या राम राज्य की ओर ले जाना है। महात्मा गांधी ने स्वयं सत्य के साथ प्रयोग करते हुए न केवल अपने सिद्धांतों को भारतीय राजनीति के संदर्भ में परखा, अपितु उन्हें एक सिद्धांत के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास किया और उनको सिद्धांत के रूप में स्थापित भी किया। महात्मा गांधी की अगर हम सिद्धांतों का अध्ययन करें तो उससे पहले हमें उसे जीवन परिचय को जानना आवश्यक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाद में पोरबंदर नाम के नगर में एक वैष्णव परिवार में हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई। महात्मा गांधी का विवाह 1883 में कस्तूरबा बाई के साथ हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि काठियावाद की छोटी रियासत के वो दीवान थे। पारिवारिक परंपराओं के अनुरूप गांधी जी का जीवन अत्यधिक पवित्र और सात्विक भरा था। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और उन्होंने मैट्रिक परीक्षा 1887 में पास करने के बाद उन्होंने भावनगर के सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया, लेकिन कानून की पढ़ाई करने के लिए वो बीच में ही इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाते समय साधु वेचरजी ने गांधी जी से 3 प्रतिज्ञाएं ली थी कि मदिरा का सेवन नहीं करोगे, पर स्त्री का गमन नहीं करोगे और मांस का सेवन नहीं करोगे। महात्मा गांधी ने इन तीनों प्रतिज्ञाओं को पालन करने का वचन दिया और इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। इंग्लैंड में रहते हुए महात्मा गांधी ने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया और ये पुस्तक उनके जीवन की पथ प्रदर्शक बनी। 1891 में महात्मा गांधी बैरिस्टर बनकर यानी कि एडवोकेट बनकर भारत में आए, लेकिन उनका भारत में जो वकालत है वो सही ढंग से नहीं चल पाई। अतः दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने, जो एक मुस्लिम संस्था थी दक्षिण अफ्रीका में, उन्हें कानूनी कार्य देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया। परिणाम स्वरूप 1893 में महात्मा गांधी डरबन दक्षिणी अफ्रीका चले गए और 1914 तक वो वहाँ रहे। दक्षिणी अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए एक प्रयोगशाला सिद्ध हुआ। यहीं पर गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और उन्हें दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार की रंगभेद नीति के खिलाफ एहसास हुआ और यहाँ पर गांधी जी ने अन्याय, अत्याचार और दमन के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलनों का संचालन किया तथा उद्देश्यों में सफलता भी प्राप्त की। दक्षिणी अफ्रीका सत्याग्रह आंदोलनों के लिए एक प्रयोगशाला सिद्ध हुई। दक्षिणी अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम आदि संगठनों की स्थापना की और अपने विचारों को अभिव्यक्त एवं प्रकाशित करने के लिए महात्मा गांधी ने फिनिक्स फर्म में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्र का प्रकाशन शुरू किया और 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की रचना की। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने अनेक सेवाएं की, जैसे कि महात्मा गांधी ने 1899 में बोर युद्ध के समय इंडियन एम्बुलेंस कोर का गठन किया, जिसके लिए उन्हें बोर युद्ध पदक भी प्रदान किया गया। 1906 में जुलू विद्रोह के समय इंडियन स्ट्रेचर बेरर कोर की स्थापना की और प्रथम युद्ध के समय उन्होंने इंग्लैंड में इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की और 1915 में महात्मा गांधी के भारत लौटने पर ब्रिटिश सरकार ने उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में केसर हिंद की उपाधि उन्हें प्रदान की। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की स्थापना की, जिसे साबरमती आश्रम कहा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये साबरमती आश्रम राजनीति का केंद्र रहा।
महात्मा गांधी ने भारत में अनेक अहिंसक आंदोलनों का संचालन किया। अप्रैल 1917 में भारत लौटने पर सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह, बिहार के अंदर नील की खेती करने वाले किसानों के साथ लेकर आंदोलन किया। 1918 में अहमदाबाद की सूती वस्त्र मिलों के मजदूरों और खेड़ा गुजरात के किसानों की शिकायतों दूर करने के लिए खेड़ा आंदोलन किया। 1920 में लोकमान्य गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी संपूर्ण भारत के अंदर कांग्रेस के सबसे बड़ा निर्विवाद रूप से नेता उभर कर आए। जलियांवाला हत्याकांड, रोलेट एक्ट और खिलाफत प्रश्न को लेकर कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने 1930-34 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और इनका मूल उद्देश्य डांडी नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करना था। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसकी व्यवस्थाओं के फलस्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए स्थगित कर दिया गया और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड में द्वितीय गोलवेज सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन के असफल होने पर आंदोलन को पुनः शुरू कर दिया गया और 1934 में यह आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने सन 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्र की स्थापना की। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया। सन 1936-37 में महात्मा गांधी ने शिक्षा की वर्धा योजना को पेश किया। इसका मूल उद्देश्य शिक्षा को हस्तकलाओं पर आधारित कर व्यावसायिक शिक्षा का स्वरूप प्रदान करना था। इसे ही बेसिक शिक्षा का मॉडल महात्मा गांधी का कहा जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की एक बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्गीय संगठन से एक जनसाधारण का संगठन बना दिया। उन्होंने सर्वसाधारण में साहस, निडरता और निर्भय का संचार किया। ये गांधी की प्रेरणा का ही स्रोत और फल था कि सत्याग्रही नंगी संगिनी भूख और तोपों की प्यास बुझाने के लिए अपने सीले खोल दिए। गांधी जी ने अपने अहिंसक विचारों आंदोलनों द्वारा सिद्ध कर दिया कि अहिंसक सत्याग्रही उसी प्रकार प्रशिक्षित और अनुशासित किए जा सकते हैं जिस प्रकार सैनिक। गांधी जी ने नैतिक साधनों की श्रेष्ठता को सिद्ध किया और राज्य साधनों की पवित्रता पर बल दिया। गांधी जी सत्य, अहिंसा, प्रेम और भातृभाव के पुजारी थे। अपने ही ढंग से उन्होंने इनकी व्याख्या की और इन्हें अपने जीवन में ढाला। ये राजनीति को पवित्र करना चाहते थे और राजनीति को उन्होंने आध्यात्मिकरण से जोड़ते हुए राजनीति की पवित्रता की तरफ इशारा किया। वे व्यक्ति में प्रेम और स्वतंत्रता का संचार करना चाहते थे। वो व्यक्ति को पुरुषार्थ का महत्व समझाना चाहते थे। गांधीवादी जीवन शैली या जीवन दर्शन से संबंधित कोई भी सिद्धांत उनका केवल नैतिकता संबंधित था। गांधी जी सबके कल्याण की बात करते थे। वो हिंसक शस्त्रों के स्थान पर अहिंसक शस्त्र को या साधनों को श्रेष्ठ मानते थे। वे शत्रु के स्थान पर मित्रता और घृणा के स्थान पर प्रेम को ही अपना शस्त्र मानते थे। उनके कार्य की प्रेरणा का स्रोत सत्य, धर्म और ईश्वर है। गांधी जी कहते हैं कि जितनी मात्रा में साधनों की पवित्रता और शुद्धता होगी, उतने ही उनके जो साधन है श्रेष्ठ होंगे, उसके परिणाम भी उतने ही नैतिक और अच्छे होंगे। गांधी जी एक सिद्धांत या पद्धति को संभाले हुए नहीं थे। वो आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन में विश्वास भी रखते थे। गांधी जी विचारशील होने के साथ साथ आचारवान व्यक्ति भी है। जिस विचार को वे आचार में नहीं ला सकते थे, उसे वे बहुत गौण समझते थे। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर पर अटल विश्वास रखते हुए अहिंसा के मार्ग को अपनाते हुए अपने कार्यों को विश्वास के आधार पर करते हैं। अन्य दार्शनिकों के विपरीत महात्मा गांधी की विशेषता यही है कि जो कुछ उन्होंने अपने विचार किया, उनका दर्शन भी उन्होंने उसी प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और भारत में जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य किए, वे स्वयं सिद्ध करते हैं कि वो भक्ति योगी, मनोयोगी और कर्मयोगी है। गांधी जी के विचारों में व्यापकता, बहुमार्गीय विभिन्नताएं देखने को मिलती है। वे जहाँ एक और ऋषि हैं तो दूसरी ओर व्यक्तिवादी, व्यवहारिक, आदर्शवादी, समाजवादी, उदारवादी, अनुदारवादी, राष्ट्रवादी, अंतर्राष्ट्रवादी और सर्वोदयवादी वे मानवतावादी नेता है। एक और महात्मा गांधी ऋषियों की भाषा बोलते हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, भ्रातृत्व, क्षमा,
इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के अंदर कई गुणों को या कई दर्शनों को हमें देखने को मिलता है। जहाँ वे निरपेक्ष संप्रभुता सत्ता के विरोधी हैं, वहाँ वे गांवों के रूप में संघों में समन्वित स्थापित करने की व्यवस्था के लिए राज्य को आवश्यक भी समझते हैं। वे राज्य को आवश्यक समझते हुए एक अराजकतावादी अपने विचारक के अराजकतावादी विचारों को भी स्पष्ट करते हैं। वो राज्य के पक्के भक्त और कानून का पालन करने वाले हैं। एक और वो राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं, तो दूसरी ओर वो सर्वोद्योग के माध्यम से सर्व जगह एक ऐसी व्यापकता लाना चाहते हैं, एक ऐसा उजाला लाना चाहते हैं जिसका उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित व्यवस्था है। एक और वो कार्ल मार्क्स के राज्यभिन्न वर्गभिन्न समाज के समर्थक है, तो दूसरी ओर वो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष और हिंसा के कट्टर विरोधी है। महात्मा गांधी उनकी हिंसा को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। श्रेणी समाजवादियों और बहुलवादियों की भांति महात्मा गांधी ने ऐच्छिक समुदायों की आवश्यकता पर बल दिया तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास के लिए उन्हें अनिवार्य माना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी एक महान दार्शनिक होते हुए एक व्यवहारिक विचारक भी है, जिनका उद्देश्य राजनीतिक में नैतिकता को लाना है और ऐसे राज्य की स्थापना करना है जिसका उद्देश्य नैतिकता पर आधारित शिक्षा देते हुए बुनियादी शिक्षा के माध्यम से छात्र को प्रशिक्षित कर संस्कारी छात्र और नागरिक बनाना है। धन्यवाद।